नमस्कार साथियों, मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्जाम नगर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का बाल विकास और शिक्षण विधियों का जो पेपर लेवल सेकंड में आया उस पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके सामने। और बिना टाइम व्यतीत किए हुए हम सबसे पहले इस पेपर को जो है अभी सॉल्व करते हैं। उसके बाद में आपको मालूम चलेगा कि आपके कितने आंसर जो हैं वो सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं और आपका एक स्टैंडर्ड, आपका एक लेवल जो है वो क्या है। तो चलिए पेपर को हम जो है अभी सोल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे सामने है वो सबसे पहला सवाल है कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि उस बालक की क्या होगी। देखिए इस प्रकार के सवाल में कुछ भी आपको नहीं करना था, सिर्फ आपको यहाँ 13/14 करके आप अगर इसको 100 से इंटू कर देते तो इस कंडीशन में इसका आंसर ये आता 107.69 107.69। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा 107.69। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर अपन चलते हैं। अगला सवाल है कि सीखने की क्लासिकल कंडीशनिंग जो सिद्धांत है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया था। आपको मैंने ये पढ़ाया था और बहुत अच्छे से समझाया था कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पावलोव। पावलोव ने ही क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। चलिए अगले सवाल की ओर अपन चलते हैं। अगला सवाल है कि बाल अपराध का कारण क्या है। देखिए इतना इजी सवाल आपको दिया है उसने, बाल अपराध का कारण पूछा है, कुछ नहीं सोचना था इसमें। देखिए आप जब इसके ऑप्शंस को देखेंगे, ये पेपर किसका है उस चीज को मत देखना, ये इसने जो है क्वेश्चंस, ये आंसर्स गलत किए इसके। देखिए ये है कि माता पिता में अनबन रहना। अगर माता पिता में अनबन रहती है तो उस परिवार में जो बच्चा है उस बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, परिवार का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सदस्य अगर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं तो बच्चा बाल अपराध की तरफ नहीं जाता है। आपस की सहमति से कार्य होता है, इसका मतलब किसी बुढ़े बुजुर्ग की बात मानी जाती है, परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति की सहमति होती है, परिवार की आपसी सहमति होती है तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। समृद्ध परिवार होगा तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। अगर माता पिता में अनबन होगी तो वो किस तरह का आचरण एक दूसरे के प्रति करते हैं, उससे उस बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और इस कंडीशन में बच्चा बाल अपराध के अंदर चला जाता है। इसका करेक्ट आंसर होता कि माता पिता में अनबन। तो ये आपको करना था। चलिए अगले सवाल की ओर अपन चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, बालकों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, टीचर्स ट्रेनिंग की बात करता है, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित की बात करता है, एकेडमिक कैलेंडर की बात करता है और ये 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। तो इस कंडीशन में इसका जो करेक्ट आंसर था वो होता कि 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, डी होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर अपन चलते हैं। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। बहुत इजी और बहुत अच्छा प्रश्न जो है उसने पूछा था आपसे ये, कि वो कहता है कि इसके इसके इंग्लिश जो क्वेश्चन है उसको भी आपको देखना बहुत जरूरी था। ये कहता है कि कौन से ऐसे स्टेप की बात करता है जो शोध को यानी किसी भी रिसर्च को एक्शन रिसर्च में कन्वर्ट कर देता है। तो किसी भी रिसर्च को अगर एक्शन रिसर्च में कन्वर्ट करना है तो उसमें आपको बिल्कुल आसानी से इसको समझ लेना चाहिए था कि ये प्रोग्राम के क्रियान्वयन की बात करता है, यानी कोई भी जो आपका प्रोग्राम है उसका इम्प्लीटेशन कैसे होता है और उसका इवोल्यूशन, उसका मूल्यांकन कैसे हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता वो होता बी। बाकी इसके आंसर क्या थे, गलत। तो आपका इसका सही आंसर होता प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल एनसीएफ से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया था, बहुत इजी सवाल था। वो कहता है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। समझना, वो कहता है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, कला शिक्षा जोड़ेंगे तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि से, सोचने का जो जो उसकी जो लॉजिकल रीजनिंग है उसकी जो बात करता है उसमें अभिवृद्धि करने की बात करता है, इंप्रूव करने की बात करता है। कला शिक्षा से इसका संबंध नहीं है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम साइंस में पढ़ा देंगे बच्चों को। सांस्कृतिक विरासत की सराहना, तो ये दो चीजें तो यही गलत थी। उसके बाद बात करता है सांस्कृतिक विरासत की सराहना और ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। देखिए ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह का ऐतिहासिक परिभ्रमण करवा रहे हैं। तो ऐतिहासिक परिभ्रमण यानी कि एजुकेशनल टूर की जो हम बात करें, हिस्टोरिकल टूर की हम बात करें, तो वो तो अगर अन्य शिक्षा के साथ में भी अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तो भी ये काम संभव था। और उसमें वो डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह की शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं और किस तरह के एजुकेशनल टूर पे हम बच्चे को लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ इसका सबसे करेक्ट जो आंसर होता है वो होता सांस्कृतिक विरासत, यानी बच्चे को हमें कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताना ही कला शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। बहुत बार ये सवाल ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, मैंने एक वीडियो में ये बात समझाई भी थी कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसके बारे में आपको समझाया था। इसका करेक्ट आंसर होगा निरंतरता के सिद्धांत से। तो इसका ये करेक्ट आंसर है, आपको इसको समझ लेना है। चलिए हम अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। देखिए बुद्धि के घटक की बात करता, थोड़ा सा आपको सिर्फ सोचना है, कुछ भी किताबों की तरफ भी कुछ ध्यान नहीं देना, सिर्फ सोचना बुद्धि का घटक। और उसने क्या बोला, नहीं है। इस चीज को पकड़ना था आपको, नहीं है। तार्किक चिंतन किससे सोचेगा भाई, बुद्धि, बुद्धि होगी तभी सोचेगा ना। व्यवसायिक रुचियां, वोकेशनल चॉइसेस, ये तो चॉइसेस है। अगली बात वो करता है स्मृति, यानी कि उसकी मेमोरी, मस्तिष्क की बात करता है। मस्तिष्क का तो संबंध है ही, और अनुभवों से सीखना, यानी कि वापस क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो यहाँ व्यवसायिक रुचियों का इससे कोई भी संबंध नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है, व्यवसायिक रुचियां इसका करेक्ट आंसर होता। ये आपको देखना था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर अपन चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। इस चीज को देखना था, यानी ऐसी कौन सी यहाँ क्रिया है जिसमें उस बच्चे को हाथ पैरों की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अगर बच्चे को लिखना है, गेंद फेंकना है, खेलना है, तो हाथ पैरों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ सोचने के लिए बच्चे को किसी भी ऐसी एक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होता सोचना। अगला था व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पिया प्रश्नावली किसने दी थी। 16 पिया प्रश्नावली बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। इसका एक ही आंसर था, बिल्कुल फैक्ट का क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा है, इसका आंसर था आरबी कैटल साहब ने इसके बारे में बताया था। अगला सवाल यहाँ दिया गया है निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। देखिए सवाल को समझिए, वो कहता है कि प्रतिभावान शिक्षार्थी, यानी एक ऐसे विद्यार्थी की बात करता है जो प्रतिभावान है। ठीक है, अब प्रतिभावान विद्यार्थी होगा तो क्या होगा, उस चीज को समझो। देखो प्रतिभावान विद्यार्थी आक्रामक और कुंठित होता है, गलत बात। ठीक है, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलना आदि, गलत बात। बहुत ही तुनक मिजाजी होता है, गलत बात। अगली बात है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और वह ऊब जाता है। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन साहब की जो है आपने कहानी सुनी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन साहब जो है वो क्लास में इस तरह की हरकत करते थे कि उनके जो है स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था, क्योंकि वो जो पढ़ाना चाहते थे वो अल्बर्ट आइंस्टीन को पहले से ही आता था। तो पहले से आता था तो उस बच्चे के लिए वो चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं था, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए उस समय वो चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं था। चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं था तो वो बच्चा क्या करता था कि जो उसको आता था वो तक वहां तक वो सीमित था। अगर चुनौती होती तो बच्चा क्या करता कि प्रेरित होता, उससे प्रेरित होता और उसका समाधान, उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता। और समस्या का समाधान निकालने के लिए उस बच्चे को मानसिक बल देने की आवश्यकता थी और उसमें उसे इंटरेस्ट होता और वो इस घटना से ऊबता नहीं। तो यही सवाल है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी है, इसी को पलटा गया है और पलट करके ये सवाल जो है बना दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होता यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और बच्चा ऊब जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे अपन चलते हैं। अगला सवाल है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा,
शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। कुछ नहीं सोचना था भैया, ये कॉमन सेंस के सवाल आपसे पूछे गए थे, बिल्कुल आपकी बुद्धि पे जोर देने वाली आवश्यकता नहीं थी। यहाँ बिल्कुल आपको सामान्य सोचना था और ऐसे सवालों के जो है आंसर आपको देने थे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखी जाती है, इसीलिए इन बच्चों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है समस्या समाधान नहीं है। देखिए सवाल जो है नेगेटिविटी साथ लेकर क्या नहीं है, इसलिए आपको यहां चीज को समझना। देखो समस्या का समाधान लक्ष्योन्मुखी है, गोल ओरिएंटेड होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जब समस्या का समाधान आपको करना है तो आपके सामने एक क्या है, समस्या, और समस्या क्या करना, समाधान। तो समाधान क्या है आपके सामने, एक गोल है और उस गोल को ही तो आपको भेदना है, तो लक्ष्योन्मुखी सही बात है। एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। समझ और कर्मिक चरणों पर आधारित है, समझ पर डिपेंड करता है और समझ के साथ ही कर्मिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। अलग अलग चरणों से बालक जो है वो यहाँ समस्या का समाधान करना सीखता है। संगीत संबंधी योग्यता का इससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा संगीत संबंधी योग्यता। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, टीएटी के संबंध में आपसे सवाल पूछा गया है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है। आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपीय विधि और प्रयोगात्मक विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है वो इसमें काम में ली जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल अपन बात करते हैं, 15 नंबर सवाल के ऊपर अपन अभी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। मैंने पहले भी कहा था कंफ्यूज मत होना, इस सवाल में जब मैंने पढ़ाया था तो इस सवाल में बताया था बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आप सारी अभी सारी में कंफ्यूज हो जाएंगे आप, बाकी तो कुछ सोचना ही नहीं था। यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं सोचना था, यहाँ कंफ्यूजन होना था, मैंने पहले भी बता दिया था। और सृजनात्मकता की बात जब भी करता है तो आपको अपसारी चिंतन ही इसका आंसर करना था, सृजनात्मकता की ओर अपसारी चिंतन ही लेकर के जाता है। ठीक है, आशा करता हूं आपका ये सवाल जो है बिल्कुल ठीक होगा। अगला सवाल है बाल केंद्रित शिक्षण विधि। मैंने शिक्षण विधियों पे पूरी एक क्लास आपको दी थी, जिसमें सिर्फ मैंने बाल केंद्रित शिक्षण विधि और शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां ही आपको पढ़ाई थी पूरी क्लास में। सबसे पहले टेक्निक और उसके बाद में मैंने जो है आपको शिक्षण विधियां, ये मैंने टीचिंग मेथड्स बताए थे, बिल्कुल स्पष्ट था। कॉमन सेंस का सवाल है, बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना। भैया जब बच्चे शिक्षक का ही अनुकरण करेंगे और अनुसरण कर लेंगे तो फिर ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि हो जाएगी, इसलिए ये वाली बात आपकी यहाँ क्या है, गलत। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, स्वतंत्रता देंगे हम, बच्चों को स्वतंत्रता देंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कहता है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। हो सकता है इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन जो है वो आगे मिले। अगला है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ये बात भी ठीक है, लेकिन नैतिक शिक्षा में भी यहाँ शिक्षक क्या करता है कि वो व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है और जो है कहानी बच्चों को सुनाता है, उससे बच्चों को शिक्षा मिलती है। लेकिन अगले में कहता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वहां सबसे पहले मुख्य बिंदु में कौन होते हैं, मुख्य बिंदु में होते हैं बालक, यानी ऐसी शिक्षण विधि जिसमें बालकों को केंद्र बिंदु में रखा जाता है उसको कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधि। और इसमें बच्चों की अभिव्यक्ति की बात करता है। देखिए स्वतंत्रता की बात मैंने बोला, यहां दे दिया गया। उसकी सक्रिय भागीदारी, बच्चे की सक्रिय भागीदारी है, शिक्षक की भागीदारी है, लेकिन बच्चे की शिक्षक ज्यादा क्या है, सक्रिय भागीदारी है, और यहाँ बच्चे की बात को महत्व दिया जाएगा। इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगले सवाल की अपन बात करते हैं, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग जो है व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट की बात यहाँ उसको मेजरमेंट करने के लिए यहाँ किया जाता है, ये बात आपको यहाँ समझनी है। नेक्स्ट सवाल की बात अपन करें तो वाइगोत्स्की के सवाल की बात अपन यहाँ कर रहे हैं। तो वाइगोत्स्की जो है उसमें वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने एक बात बताई थी। वाइगोत्स्की साहब क्या कहते हैं, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भैया बच्चा है ना, वो कब सीखता है, बालक कब सीखता है। वो कहता है कि बालक अपने परिवार में जो बड़े लोग होते हैं
या उसके इक्विवेलेंट जो लोग होते हैं वो कैसी हरकत करते हैं, उनको देख करके बच्चा सीखता है। ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हैं उससे आपके बच्चे पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और ये बात किसने बताई, वैगोत्स्की साहब ने बताई थी। एक पहले बाल अपराध का क्वेश्चन आया था, इससे पहले आपने देखा होगा, उसमें भी यही बात समझाई गई थी कि माँ बाप परिवार में क्या कर रहे हैं, कि माँ बाप क्या आप बीच में क्या अनबन है, दोनों लड़ाई करते हैं, बच्चे पे क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। वैगोत्स्की साहब यही तो समझा रहे हैं कि भैया वयस्कों और समवयस्कों के साथ जब परस्पर क्रिया होती है उसी से तो बालक सीखता है। यहाँ अनुकरण से बालक नहीं सीखता, पुनर्बलन का प्रदान किया जाता है परिपक्व होने से। ये बात वैगोत्स्की नहीं कहते, वैगोत्स्की साहब कहते हैं कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ जब परस्पर क्रिया होती है तो बालक यहाँ सीखते हैं। ये सही जवाब आपको इसका देना था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। बिल्कुल फैक्ट वाला सवाल था, कुछ नहीं सोचना था। एक जैसे चारों आंसर देखे, इसमें सबसे पहले आपको एक आंसर पे दिमाग जाना चाहिए था, वो था विनय। कुछ नहीं सोचना था, फैक्ट वाले सवाल थे, बिल्कुल आपको समझ जाना चाहिए था। अगला सवाल है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। देखिए सबसे पहली बात है, कौन से बच्चे हैं ये, प्रतिभाशाली बालक। क्या करना है, उत्थान करना है। उसके बाद हम उसकी क्या करेंगे कि प्रयास, उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, ये बात यहां देखनी थी। पढ़ाने की धीमी गति करेंगे तो प्रतिभाशाली बालक सीखेंगे क्या, गलत बात। ठीक है, विशिष्ट कक्षा लगा देंगे, उन बच्चों के लिए अलग से कक्षा लगा देंगे और उन बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, बेटा पढ़ो, और उनको अच्छी अच्छी ऐसी मोटिवेशनल कहानियां सुनाएंगे, और उन बच्चों को जो है ऐसी ऐसी प्रेरक, शिक्षा प्रेरक कहानियां सुनाएंगे, मोटिवेशन देंगे, स्पेशल क्लास लगा देंगे, तो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। क्योंकि प्रतिभाशाली बालक, हमने पहले ही पढ़ा था, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब की बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि भैया जब तक चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं देंगे उन बच्चों को, जब तक उन्हें ऐसे कार्य देकर के नहीं सिखाएंगे जिनसे वो सीखें और बहुत अधिक उसमें इंटरेस्ट लें, तब तक प्रतिभाशाली बालक नहीं सीख सकते। दंड देकर के नहीं सिखा सकते हम उन्हें, उन पर ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर क्या होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कर दिया था, स्कूल ही छुटवा दिया था उसका। यहाँ विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन की उन बच्चों को आवश्यकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 21 का, और भैया ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम का सवाल था, बिल्कुल फैक्ट वाला सवाल था। वो कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, आरटी एक्ट जो है, उसके अंदर शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है। तो मैंने आपको बताया था, इस सवाल में बहुत सारे जो लोगों ने जो है इसका आंसर गलत किया होगा, उन्होंने यहाँ इसका आंसर जो है 30 करने की कोशिश की होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस सवाल में सवाल देने के पीछे जो शिक्षक था जिसने सवाल दिखा लिया है, उसने जो है इसमें से एक छोटी सी बात जो है वो हटा दी। वो बात क्या हटा दी कि शिक्षक के लिए शिक्षक और उसके कार्य, ठीक है, दोनों चीजें करने के लिए न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है। यानी वो दोनों चीज पूछता है कि शिक्षक भी खुद तैयारी करे और वो स्कूल में पढ़ाई भी, शिक्षण का कार्य भी करे, दोनों के न्यूनतम घंटों की संख्या क्या है। बिल्कुल स्पष्ट ये बात जो है वो लिखी गई थी उसके अंदर, और इसका करेक्ट आंसर आता कि 45। अगर वो एक दिन की बात करता है तो हम उसको 4 घंटे लिखते, लेकिन यहाँ वो उसके खुद की तैयारी की बात भी करता है और स्कूल में पढ़ाने की बात भी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 45 डेज। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका होता। ठीक है, अगला है कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने में कौन सा अनुसंधान किया जाता है। पहले भी इससे पहले एक सवाल आया था, मैंने आपको बताया था कि एक्शन रिसर्च की मैंने आपको बात बताई थी कि तुरंत किसी भी समस्या का क्या निकालना है, समाधान निकालना है। और समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि क्रियात्मक अनुसंधान करना पड़ेगा, एक्शन रिसर्च करना पड़ेगा। जब एक्शन रिसर्च होगा तो क्रियात्मक अनुसंधान जब होगा तो समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आता, क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर अपन चलते हैं। 23, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। यानी कि यहां वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की बात करता है। वो कहता है कि जो है पहले अपन क्या करेंगे कि जो सिद्धांत परिणामों की जो बात करता है, यानी पहले स्टिमुलस होगा और उसके बाद में क्या होगा, उसका रेस्पॉन्स होगा, उसका अपन इंतजार करेंगे। और स्टिमुलस का यानी कि स्टिमुलस जो होगा उसके बाद अपन रेस्पॉन्स का क्या करेंगे, यहाँ इंतजार करेंगे, और उससे जो है यहाँ बच्चा सीखेगा, बालक सीखेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और मैंने आपको जब यह पढ़ाया था बहुत ढंग से आपको समझाया था
कि स्किनर साहब ने ये जो थ्योरी दी थी, इस थ्योरी में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई थी, सारी बात ऐसे थ्योरी को समझाई थी। बाकी बातें अपन बाद में कर लेंगे। एक बार इसका करेक्ट आंसर अपन देख लें। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ आपको कुछ भी नहीं सोचना था। अगला सवाल हमारे सामने है, देखा पहचाना सवाल है, सीटेट में पूछा गया था। मैंने जब सीटेट के पेपर को सॉल्व करवाया तो आपको बिल्कुल समझाया था, स्कीमा जहां भी आ जाए मैंने बोला था उसका सीधा सा संबंध सबसे पहले आत्म सात्मीकरण से होता है। इसका कुछ नहीं सोचना था, बाकी बिल्कुल नहीं सोचने थे। यहाँ करेक्ट एक आंसर कर देना था, आत्म सात्मीकरण कर देना चाहिए था, कुछ नहीं सोचना था। मेरे हिसाब से आपका ये सवाल बिल्कुल एकदम 101% आपका ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल ठीक हुआ होगा। अगला सवाल वो करता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है की बात कर रहा है। इस बात को आपको समझना था। अस्पष्ट उद्दीपक की बात करता है, अनुक्रिया की स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्ति परक प्रत्यक्षण की बात करता है और वस्तुनिष्ठ व्याख्या की बात आपके सामने करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑब्जेक्टिव इंटरप्रेशन। तो वस्तुनिष्ठ व्याख्या जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं सोचना था, बिल्कुल करेक्ट एक आंसर करना है आपको इसका, और बिल्कुल वो आंसर होगा इसका वस्तुनिष्ठ व्याख्या। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर अपन चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं, इन परिस्थितियों का सही क्रम बताना था। बिल्कुल कभी नहीं सोचना था, मैंने पहले भी बताया था ARRM ये इसका करेक्ट आंसर था, ये इसकी देसी सी ट्रिक थी। और इसको जब आप देखते A फॉर अटेंशन, R फॉर रिटेंशन, R फॉर रिप्रोडक्शन, M फॉर मोटिवेशन। पहले अवधान होगा तो धारणा होगी, धारणा बदलेगी तो पुनरुत्पादन होगा, और वो होगा तो मोटिवेशन मिलेगा। ये अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत था, ये जब आपको पढ़ाया तो भी मैंने आपको समझाया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 27। सिगमंड फ्रायड का सवाल आपसे यहाँ पूछा है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि की बात वो कर रहा है। तो व्यक्तिक अध्ययन की बात करता है, स्वपन विश्लेषण की बात करता है, समाज मिति तकनीक की बात करता है और साक्षात्कार की बात करता है। भैया केस स्टडी की बात करें तो गलत बात है, आपसे वो जो है समाज मितिक तकनीक की बात करें तो गलत है, इंटरव्यू की बात करें तो गलत है। यहाँ एक ही आंसर होता और वो होता आपका स्वपन विश्लेषण, यानी कि ड्रीम एनालिसिस की बात करता है। और ड्रीम एनालिसिस की बात करता तो ये ही इसकी सर्वाधिक उपयुक्त विधि थी, आपको ये कर देना चाहिए था। अगला सवाल आपके सामने है, ADHD मीन्स क्या होता है, यानी उनके बारे में पूछा गया था, उन बच्चों के बारे में पूछा गया था कि जिन बच्चों का मन जो है, जिन बच्चों का ध्यान जो है वो एक जगह नहीं टिकता है। अक्सर आप देखते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनका ध्यान एक जगह नहीं रहता। उस बच्चे को एक जगह बैठा दो, कोई काम दे दो, लेकिन उस बच्चे का ध्यान जैसे ही डाइवर्ट होता है वो दूसरी जगह बैठा हुआ मिलता है, दूसरे काम करते हुए मिलता है। आपने करने के लिए कुछ दिया था, कर कुछ रहा है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, ADH का जो मतलब होता है वो यही होता है कि जिन बच्चों में ध्यान विकार होता है तो वो बच्चे क्या कहलाते हैं, ध्यान विकार वाले जो बच्चे होते हैं वो उस ADH का मतलब ध्यान विकार वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर अपन चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, उसे हम यहाँ क्या कहेंगे। आपको ये वाली चीज यहाँ देखनी थी। उपचारात्मक परीक्षण हम करेंगे, निदानात्मक परीक्षण हम करेंगे, उपलब्धि परीक्षण हम करेंगे और रचनात्मक परीक्षण हम करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो वो पूछना क्या चाहता है। वो कहता है कि एक ऐसा परीक्षण करना है जो व्यक्ति किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषता और कमी दोनों को व्यक्त करने की बात करता है। तो इस प्रकार व्यक्ति की कमियां और उस विशेषताओं को देखने के लिए हम जो परीक्षण करेंगे उसका नाम होगा निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा भैया, करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, निदानात्मक परीक्षण। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर अपन चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया। 74वें संविधान संशोधन में
बार बार जो है बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए थे, इसलिए जो है बहुत सारे एक्ट को उसके अंदर चेंज किया गया था, कानूनों को बदला गया था। इसलिए मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर 74 अमेंडमेंट लगा दिया, लेकिन ये गलत है। शिक्षा का अधिकार जो सम्मिलित किया गया था वो 86 जो अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इसका अमेंडमेंट किया गया था। चलिए पूरा पेपर सोल्व आउट हो गया। अभी कमेंट्स बॉक्स में आपके जितने नंबर आए हैं वो लिख दीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर के मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं आपके लिए यहां लिख रहा हूं। तो टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ जाइए, और आपके कितने नंबर आए हैं वो मुझे यहाँ बता दीजिए, और टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ करके भी आप मुझे बता सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा है EXAMNAGARR, ध्यान रखना लास्ट में डबल आर है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे मेरे साथ अभी कभी जुड़ जाइए और बता दीजिए कि आपके कितने नंबर आए। अभी कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए, और आपको बिल्कुल भी अगर आपके बढ़िया नंबर आए हैं तो मैं आपके लिए जो है मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप राजस्थान के अंदर आने वाले समय में, और जब रीट का रिजल्ट आएगा तो उसमें आप शिक्षक बनेंगे, एक गौरवशाली अध्याय जो है आप अपनी जिंदगी का लिखेंगे। और जिन विद्यार्थियों के नंबर कम आए हैं, या जिन विद्यार्थियों के बाकी पार्ट्स में भी नंबर कम आए हैं और उनके जो है वो इस पेपर को ढंग से उत्तीर्ण नहीं कर पाए, उन्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके सामने हजारों मौके पड़े हैं, आपके सामने सीटेट पड़ा है, आपके सामने दोबारा से रीट आएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस बार जो कमियां रही हैं उन्हें गांठ बांध लो, और अगली बार वो कमियां नहीं छोड़नी है, और आपको राजस्थान में या भारत सरकार में एक शिक्षक बनना है, और अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय आपको लिखना है। इसलिए बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके मंगल जीवन की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।